एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्री। हमारे देश में या किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन वो एक टूल है, एक वेपन है जो हमें कन्वर्ट करता है हमारे डेमोग्राफिक जो बल्ज है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में। तो इसी पर्टिकुलर कड़ी में यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक वीडियो जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिलेशन में। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए दैट सरकार, भारत सरकार यहाँ पर नई शिक्षा नीति लेकर आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ज़्यादा इसका वेट किया गया, क्योंकि 1986 में लास्ट बार एजुकेशन पॉलिसी अपडेटेड हुई थी। तब से 34 ईयर्स हो चुके हैं और यहाँ पर हम पुराने एजुकेशन करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर पॉलिसी वगैरह बना रहे थे। शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये एक पॉलिसी है। लोग काफ़ी एकदम से एक्साइटेड हैं कि पॉलिसी आ गई है, तो एकदम से इसी ईयर ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी 2019-20 से ही या 2020-21 से ही कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दैट पॉलिसी जो होती है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। पॉलिसी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि अब ये लॉ बन गया या ऐसा कुछ हो गया। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। अब ये जो पॉलिसी है इसके बाद अब सरकार का एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है कि सरकार आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें करने वाली है, 2 से 4 साल 5 साल या जो भी है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो अब सरकार लॉज लेकर आएगी, सरकार स्कीम्स, लॉज यानी एक्ट्स वगैरह पार्लियामेंट में लेकर आएगी। इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट, इन चीज़ों को, इन पॉलिसी में जो डायरेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट लेकर आएगी आपके अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट पॉलिसी का मतलब ऐसा नहीं है कि इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा यूपीएससी सीएससी के अलावा बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बिकॉज ये पॉलिसी 34 ईयर्स बाद आई है। तो जब कोई चीज़ देर में आती है, इंतज़ार करके आती है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, और एजुकेशन की वैसे ही काफ़ी वैल्यू आप समझ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन क्या है। ये जो पीडीएफ है ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट पीआईबी के थ्रू मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन क्या है एजुकेशन पॉलिसी का, मैंने बताया ये पहली बार हो रहा है 1986 के बाद, ठीक है। उसके पहले 1968 में एक पॉलिसी आई थी, ठीक है। एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, 68 86 है ना। तो ये पहली आई थी, ये दूसरी आई थी, और यही चलती जा रही थी, और अब आ गई है थर्ड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूरा इवोल्यूशन देखो अगर, तो इवोल्यूशन शुरुआत कर दो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था। ये कमीशन वगैरह सारा हमने एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ पर टाइमलाइन देखी है। तो 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन 64-66 अंडर डीएस कोठारी। तो ये जो है एजुकेशन कमीशन बना था 64-66 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के मतलब चीज़ों पर 1968 में उन्हीं रिकमेंडेशन को 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया, समझ रहे हो। यानी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 वाली है वो डॉक्टर डीएस कोठारी जी की रिकमेंडेशन वाली चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि ये जो अभी आ रही है 2020 वाली, ये किसकी रिकमेंडेशन है, तो यहाँ पे कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो ये नीचे नाम लिखा हुआ है, इनकी कमेटी बनी थी, कमेटी लगाई थी भारत सरकार ने, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और ये जो हैं ये इसरो से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जो पर्सनैलिटी हैं ये इसरो से रिलेटेड हैं। ये थोड़ा सा छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं या कोई ऐसे जहाँ पर जीके ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, यूपीएससी में तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है कि ऐसा कोई फैक्चुअल डिटेल आ जाए, बट अदर एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसको ध्यान रखना, इसरो से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा तालमेल अजीबो गरीब है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ऐसे नहीं होते थे कि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और वही सब। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम में ये आया था।
और इस टाइम पर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो आपको पता होगा दैट आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको यहाँ पर एंट्री नंबर आई थिंक 24 25 कोई समथिंग लाइक दैट एक एंट्री है जो यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट थी, तो अराउंड 4 to 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, अराउंड 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए थे इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और एजुकेशन उनमें से एक था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा 1986 में, जो मैंने पहले ही क्रोनोलॉजी में बता दिया, एजुकेशन पॉलिसी दूसरी आई थी, और इसके अलावा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन का नाम देके 1992 में। उसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी ये बनाई गई एजुकेशन पर। ये जो कमेटी थी ये पिछली जो सरकार थी मोदी जी की पहली जो सरकार थी 1.0, उस पर्टिकुलर टाइम में, मोदी सरकार 1.0 के टाइम में ये चीज़ आपको देखने को मिली थी दैट 2016 में ये रिकमेंडेशंस आई थी। और अब यहाँ पर एक के कस्तूरी रंगन कमेटी यहाँ पर रिपोर्ट आई है जो 31 मई 2019 में ये रिपोर्ट आई थी। और ये जो है ड्राफ्ट इसका पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो मई जून के टाइम में ही न्यूज़ में चल रहा था। अब लेकिन वो ड्राफ्ट जो है वो रियल पॉलिसी जो है वो बन चुका है, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कंसल्टेशन प्रोसेस है ये सब हुआ है, यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और GS2 के अंदर जब हम बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की, ये जो एप्लीकेशन होता है कि कैसे बॉटम अप अप्रोच लाना है, जो गांधी जी का ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्किल मॉडल होता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल मॉडल ऑफ गांधी जी ये कहता है दैट पॉलिसी जो है वो ऐसा नहीं है कि सेंटर से स्टेट जा रही है और फिर लोकल लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पर जा रही है, नहीं, पहले पॉलिसी जो है वो ग्राम पंचायत से चीज़ें आएँ और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई सेंटर पर किसी नई पॉलिसी का एक रूप ले लें, रूपरेखा तैयार करें। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल इतना ज़्यादा तो है नहीं कि बिल्कुल ही लोकल लेवल पर हो। तो यहाँ पर एक तरीका होता है दैट हम यहाँ पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और अर्बन लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट, इन सब को यहाँ पे मौका दिया गया था कि आप ऑनलाइन यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। सो कंसल्टेशन यहाँ पे हो रही है, याद रखना, कंसल्टेशन का यूज़ है। इसके अलावा ड्राफ्ट NEP में जो है उसकी समरी जो है वो 22 लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें की गई ताकि यहाँ पर क्या हो, कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल्स, ऐसी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई थोड़ी थोड़ी सी की जा सकें। इसके अलावा एजुकेशन डायलॉग हुआ है MPs के साथ, यहाँ पे स्पेशल मीटिंग भी हुई इन्हीं चीज़ों पर, ठीक है, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रोल था। तो ये सारी कंसल्टेशन की प्रोसेस हैं। डायरेक्टली ये कोई GK की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो आप मेंस में एनालिसिस करते हो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इसके रिफॉर्म्स को, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पॉलिसी को पढ़ने का, और स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। लेट मी डिवाइड, और मुझे नहीं करना है, ये खुद ही सरकार ने ऐसे करके दिया है ताकि आप इजी वे में समझ सको। इसको डिवाइड, देखो क्या करोगे, अगर आप नॉर्मल रैंडम याद करोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हो जाएगा काफ़ी कठिन। कठिन क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो चीज़ें मिक्स हैं, इसलिए आप ऐसे डिवाइड कर दो। एजुकेशन पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिनास, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा जो एरिया है वो आप कह सकते हो आपका टीचर मैनेजमेंट, ठीक है, और एक एरिया कह सकते हो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर दो, उसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन आपके मेजर पिलर्स हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में समझते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले टारगेट रखा गया है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का बाई 2035। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एज ऑफ नाउ, मतलब 2018-19 के टाइम में
जो अभी रिसेंटली जो आपकी रिपोर्ट आई है MHRD। अब MHRD का नाम भी इस पॉलिसी से मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, बट दैट थिंग हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आप ये समझिए कि MHRD की एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी कि जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, इसका ईयरली होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, और इसके अकॉर्डिंग 26.3% के आसपास यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। तो अभी कितना है 26.3, और अगर थोड़े प्रीवियस ईयर से देखोगे 2018 के पहले तो ये 25.4 था। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर टारगेट रखा गया कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। इसके अलावा हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है वो हॉलिस्टिक हो और मल्टी डिसिप्लिनरी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही कुछ सब्जेक्ट हैं वही पढ़ने हैं और समथिंग लाइक दैट। आपने ये चीज़ें काफ़ी सुनी होंगी कि यहाँ पर क्या है कि हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है या सिर्फ साइंस पढ़नी है या सिर्फ मैथ्स पढ़नी है या सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अगर बीटेक कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपको थोड़ा सा म्यूजिक वाली चीज़ें पढ़नी है या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको माइनर सब्जेक्ट रखना है, सो वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यूजी प्रोग्राम जो है वो इतना टाइम का होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने की बात है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मल्टीपल एंट्री पॉइंट क्या है? अभी देखो एक टनल बनी हुई है, गुफा के टाइप की चीज़ बनी हुई है। अगर आपको लेट से इस टनल के इस एंड में, लेट से दिस इज द एरिया जो आपका बीटेक है, लेट से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग व्हाटएवर। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको अगर ये चीज़ करनी है ना तो आपको टनल में यहीं से घुसना पड़ेगा। शुरुआत में ही आपको 11th क्लास से, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पहले ही इस टनल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बीच में शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से 12th के बाद होश आया कि यार हमें बीटेक करनी थी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई शॉर्टकट लेके इस हाईवे में घुस जाओ। नहीं, आपको अगर एंट्री लेनी है तो एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट है। एक एंट्री एक एग्जिट, बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई हाईवे में ऐसा डिवाइडर या कट नहीं मिला हुआ है कि आप इसमें डायरेक्ट एंट्री कर पाओ। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रही है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया। और बाकी जो 5+3+4 का जो फिनोमिना है अभी हम देखेंगे, उसमें भी क्योंकि +4 में सेमेस्टर वाइज हो गया है 9th से लेकर 12th तक का, सो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल एंट्री भी अलाउ है। इसके अलावा यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम 1 से 2 साल का, इंटीग्रेटेड यहाँ पे 5 ईयर का बैचलर मास्टर और एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दी गई है। अब एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी वगैरह की जा सकती है। पहले क्या था, एमए के बाद एमफिल करनी पड़ती थी, तो एमफिल को यहाँ पे हटा दिया गया है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने एक यूनिवर्सिटी एक्स में एडमिशन ले लिया, ठीक है, एक्स यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, ठीक है, मुझे ट्रांसफ़र लेना है किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और स्ट्रीम में, ठीक है। तो अब ऐसे तो रैंडमली तो नहीं हो सकता ना कि आप इधर से उधर भागते रहो पूरी ज़िंदगी, तो कुछ होना चाहिए। उसके लिए बनाया जा रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर आपके क्रेडिट जो हैं, मतलब आपने इस एक्स यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, कितना मार्क्स आए, क्या मतलब आपका परफॉर्मेंस था, क्या परफॉर्मेंस वहाँ पे आपने शो किया, वो सारा जो है वो आपका एक क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट का मतलब एक अकाउंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, नो मैटर आप किस जगह जा रहे हो वो आपका बैंक अकाउंट है, आपका आधार कार्ड है, नो मैटर आप कहाँ जा रहे हो, वैसे ही आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद आप अगर वाई यूनिवर्सिटी में चले जाते हो और किसी और कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो भी आपका ये रिकॉर्ड जो है, जो आपने यहाँ पढ़ा, वो आपका कंटिन्यू रहेगा और वो आपका एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इस बंदे ने एक्स यूनिवर्सिटी में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ये इस चीज़ में इसको नॉलेज है, और अब ये बंदा जो है जो भी है, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर दूसरी जगह चला गया है, तो उसकी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि
मतलब एक कंटिन्यूटी रहेगी और एक रिकॉर्ड भी रहेगा जिसको इवेल्युएट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट दिया जा रहा है और काफ़ी हॉलिस्टिक है। इसके अलावा यहाँ पे हायर एजुकेशन, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या किया जा रहा है, हायर एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन होती है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। यानी हेयर वी आर विटनेसिंग द इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। लिखा नहीं है इस पीडीएफ में बट आप समझिए इसको, क्योंकि ये ड्राफ्ट भी मैंने पढ़ा हुआ है तो ये वहाँ से देखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे की जा रही है। हायर एजुकेशन में जो भी चीज़ें उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। पहली कैटेगरी या टाइप 1 जो है वो रिसर्च यूनिवर्सिटी, दूसरी कैटेगरी टीचिंग यूनिवर्सिटी और तीसरी कैटेगरी जो डिग्री के लिए कॉलेजेस हैं आरटीसी। आरटीसी जैसे रैंडमाइज्ड आरसीटी देखा था ना, आरसीटी किसने किया था आपका, ये मतलब एक लिंक है आरसी, मतलब ऐसे कोई लिंक नहीं है कि पढ़ाई में लिंक करना है बट स्टिल याद रखने के लिए आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स किसने किए थे, हमारे जो बनर्जी जी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है इस ईयर, ठीक है। तो वो जो हैं वैसे ही यहाँ पे आरसीटी समझ सकते हो, रिसर्च यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस फॉर डिग्री प्रोवाइडिंग डिग्रीज एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज। तो रिसर्च, टीचिंग, आरटी एंड फॉर डिग्री कॉलेजेस, फॉर डिग्री देयर आर कॉलेजेस। तो आरसीटी का जो है वो क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ये पता होना चाहिए और 50%, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर। और मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू बनाई जाएंगी, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, देखो ऐसा है कि आपको कुछ मॉडल बनाना पड़ता है ना कि ये चीज़ है मतलब इनके जैसा बनो, है ना। तो ऐसा कोई जो है वो बनाने के लिए मेरू का प्रोविज़न है। मेरू इज़ नथिंग, जहाँ पे ये जो सारी बातें की जा रही हैं ना आइडियल लग रही हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा कर दिया जाएगा, तो उनको बना के एक एग्जाम्पल सेट करने की भी बात है, ठीक है। सो दिस इज़ देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये मेरू बनाई जाएगी इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो ताकि लोग वहाँ पे एक तरीके से मतलब देख सकें कि हाँ ये ऐसा है, ये इंडिया में भी पॉसिबल है और इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे ऑटोनमी दी जाएगी, ग्रेडेड ऑटोनमी, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है। तो ऑटोनमी यानी एक फ्रीडम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। इसके अलावा फेजिंग आउट द एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स। जो एफिलिएशन सिस्टम होता है ना कि आपको एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जालंधर यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, वॉट एवर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं। फिर उन यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो नो मैटर कौन सा कॉलेज है वो किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, तो ऐसी एक हायरार्की बनी हुई है, तो इसको हटाने की यहाँ पे बात भी हो रही है 15 साल में। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, तो नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दैट यस समथिंग शॉर्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग यहाँ पे इसको लाने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए, जो लीगल मेडिकल के लिए अभी अलग, जो इनके लिए तो अलग है। देखो हायर एजुकेशन के लिए सिंगल होगा, यानी जो नॉर्मल जैसे आपको, क्योंकि अभी देखो समझने की कोशिश करो, जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है, हमने अभी देखा था क्रेडिट बैंक बनाए जा रहे हैं, एकेडमिक क्रेडिट बैंक एंड ऑल। तो अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना कि ये टेक्निकल है, इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, और ये नॉन टेक्निकल है तो इसके लिए नॉन टेक्निकल में यूजीसी काम कर रहा है। तो अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर एक बिल भी पार्लियामेंट में यहाँ पे चल रहा है जिसको बोला जाता है हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन जो बिल चल रहा है वो यूजीसी और
AICTE यानी आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको यहाँ पे रिप्लेस करने की भी बात कर रहा है। तो इस वजह से सिंगल रेगुलेटर की बात हो रही है पूरे हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन इसमें लीगल और मेडिकल चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड नहीं हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेडिकल में कौन सा वाला बिल आया था, कौन सा एक्ट बना था, नेशनल मेडिकल कमीशन आया था, आपको पता होगा, जिसमें ब्रिज कोर्स वगैरह लाए जा रहे थे। डॉक्टर जो थे MBBS के छात्र छात्राएं वो विरोध भी कर रहे थे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, फी कैप की बात थी, नेक्स्ट एग्जाम की बात थी। तो वो एक अलग से एक्ट आया हुआ है आपके लिए, करंट अफेयर के लिए वो भी रेलिवेंट है। और लीगल के लिए अलग लीगल प्रोविज़न होते हैं, लीगल वहाँ पे पूरा जो सिस्टम रहता है। सो दैट्स वाई उनको छोड़ के बाकी के लिए एक किया जाएगा, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। अभी क्या होता है, इंस्पेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ऑडिटिंग इंस्पेक्शन के निरीक्षण हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। सो यहाँ पे ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आपको उसको सिग्नेचर कराने पड़ते थे, है ना, सिग्नेचर कराने पड़ते थे कि आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको मतलब चीज़ें पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं होता। अभी क्या है, कहीं कहीं आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखा होता है कि सेल्फ अटेस्टेड, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ही सिग्नेचर वहाँ पे कर सकते हो कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट है, इसकी मैं ही सिग्नेचर करके दे रहा हूँ कि अगर आगे कुछ गलत मिल जाए तो मुझे हटा दिया जाए, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। अगर किसी को खुद हटने का शौक है तो वो कर सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर है दैट इंस्टीड ऑफ इंस्पेक्शन देयर शुड बी द सेल्फ डिस्क्लोजर, थोड़ी सी यहाँ पे छूट देने की बात है। कॉमन नॉर्म्स हो जाएंगे प्राइवेट और पब्लिक के लिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। 6% ऑफ GDP, ये जो है पब्लिक, देखो अभी बजट जो आता है ना, टोटल बजट कितने का आया, बजट मान लो आया अराउंड, इस बार का बजट आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट नंबर, जैसे मान लो 1 लाख करोड़, बहुत कम है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो आत्मनिर्भर का पैकेज था, ठीक है, बट स्टिल मान लो 1 लाख करोड़, तो या 100 रुपये मान लो, चलो ठीक है, हो सकता है कोई रियल में 1 लाख करोड़ समझ ले, तो 100 मान लो, ये तो कोई रियल में भी नहीं समझेगा, ओके। सो 100 रुपये मान लो है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, या 100 करोड़ मान लो, तो 100 करोड़ अगर है तो 6% ऑफ GDP ये इसमें जाना चाहिए। अभी क्या है, अभी अराउंड 2.5% ऑफ GDP के लगभग जो है पैसा जो है यहाँ जाता है, कहाँ जाता है, एजुकेशन में ओवरऑल। तो ये बहुत कम है। इवन जो 1986 में जो आपकी कोठारी कमीशन जो वगैरह वगैरह आया था 1964-66 में, इवन वहाँ पर भी इन चीज़ों की बात हो रही थी। TSR सुब्रमण्यम कमेटी आई थी, उसने भी 6% की बात की थी, ठीक है। ये बात जो है ये ऐसी चीज़ है जो बातों में ही चलती है, रियलिटी में नहीं होता। सिमिलरली आप अगर लिंक करना चाहो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, उस पॉलिसी में भी यही कहा गया कि 3% जो है वो पॉलिसी भी अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। जैसे ये पॉलिसी अप्रूव हो गई ऐसी वो भी हुई थी, और वहाँ पर भी आपको 3% ऑफ GDP हेल्थ में देना है ऐसा कहा गया था, और आज 2020 में भी वो 1.5%, 1.5% के आसपास ही है। सिमिलरली यहाँ पे 6% बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट की भी कंस्टेंट्स हैं और थोड़ा सा पॉलिटिकल विल, और ये बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अदर मैनी फैक्टर्स, ठीक है, एक कोई फैक्टर नहीं है। सो दिस इज़ देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या यहाँ पे है, और क्या हायर एजुकेशन में किया जा रहा है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की यहाँ पे एक स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो जैसा अभी बताया था कि रिसर्च वगैरह को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो फंड करेगी, मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी ताकि क्वालिटी रिसर्च हो सके। और यहाँ पे इसके 3 से 4 कंपोनेंट होंगे, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, और ये प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे प्रोविज़न होंगे एडिशनल डिवीज़न के भी। ये सारी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, आप बस इतना याद रखो दैट यहाँ पे बात हो रही है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, जो ऑब्वियसली रिसर्च की बात करेगी। रिसर्च में फंडिंग, मेंटरिंग
और इंसेंटिवाइजिंग यानी पैसा वगैरह देगी और सपोर्ट वगैरह करेगी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा था इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग में RCT किया जा रहा है, रिसर्च कॉलेज एंड यू कैन से दिस टी बेसिकली मीन्स टीचिंग, ठीक है। तो ये डिवीज़न किया जा रहा है हायर एजुकेशन में, तो वो डिवीज़न में रिसर्च वाले कंपोनेंट के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है। इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा एजुकेशन को, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि आइए, ठीक है, कुछ दिन तो गुजारिए हमारे इंडिया में, ठीक है। तो वो जो चीज़ है इंटरनेशनलाइजेशन होगा तो यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑनलाइन अपने कोर्सेज यहाँ पर इंडिया की धरती पर अपने प्यारे भारत में लाके अप्लाई कर सकते हैं और उनको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी HEI हैज़ बीन मेड ईजियर, ठीक है। तो न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको ईजी किया जाएगा। स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल इवॉल्व इनटू मल्टी-डिसिप्लिनरी, हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन। जो डिसएडवांटेज्ड रीजन है वहाँ स्पेशल एजुकेशन जोन, आप समझने की कोशिश करिए, ऐसी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के अंदर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही बाय द वे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अभी रिसेंटली कमेटी आई थी, ठीक है। उस कमेटी ने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट एंड ये एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव ऐसा करके उन्होंने नाम रिकमेंड किया था। तो वहाँ कुछ और कर रहे हैं और जहाँ वो चीज़ें नहीं है वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात की जा रही है फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन, ठीक है। समझ रहे हो कि जहाँ पे एजुकेशन वगैरह सही नहीं है वहाँ स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमारे पास NGOs वगैरह हैं, ठीक है। जैसे ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एकल विद्यालय अभियान, ठीक है। एकल विद्यालय अभियान एक एकल विद्यालय संगठन है, वो यहाँ पे उनके वॉलेंटियर्स वगैरह जहाँ पे एजुकेशन वगैरह नहीं है वहाँ पे उनके टीचर जो है वॉलेंटियर के बेसिस पर जाके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे वो है एकल विद्यालय अभियान, यू कैन सर्च आउट ऑन गूगल। तो उसी तरीके का यहाँ है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो स्पेशल एजुकेशन जोन। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे पाली, पर्शियन एंड प्राकृत ये यहाँ पे बनाई जाएंगी नेशनल इंस्टीट्यूट, ताकि इन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा मिल सके। पाली, पर्शियन और प्राकृत आपको बताना है कि ये जो लैंग्वेज हैं ये क्या 22nd जो 22nd शेड्यूल वगैरह है जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं वहाँ ये है कि नहीं है, पाली, पर्शियन, प्राकृत, ठीक है या नहीं है, ये आपको कमेंट में बताना है, सर्च करना है, इसको बताना है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में हो रहा है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF। तो ये एक बॉडी होगी, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इस मिशन के अंदर। ये एक ऑटोनमस बॉडी होगी जो डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में जो भी डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पर नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो फोरम का यूज़ क्या होता है, जैसे आप फोरम का यूज़ क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी UPSC प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलते होंगे दैट देयर आर फोरम्स, ठीक है। या आपके पार्लियामेंट में अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ो पार्लियामेंट्री फोरम होते हैं। फोरम का मतलब जहां आप डिस्कस कर सकते हो, आपको फोरम IAS वेबसाइट मिलेगी, फोरम IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगी, या इनसाइट्स वगैरह जो आप सर्च करते हो उस पर आंसर राइटिंग करते हो, ये सब क्या है, ये फोरम है, ठीक है, जहाँ पर लोग आके अपनी बात रख सकते हैं और अपना आंसर वगैरह सबमिट करते हैं। वैसे ही नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। नेशनल एजुकेशन एक ऑटोनमस बॉडी बनेगी और ये ऑटोनमस बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दैट ये जो है हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग वगैरह में, फैसिलिटेट करेगी डिसीजन मेकिंग बाय इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा MHRD जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा, पहले अब उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, अभी उसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय
मंत्रालय कहा जाता है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एजुकेशन की भी कोई मिनिस्ट्री है क्या, क्योंकि कोई ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री या शिक्षा कुछ है ही नहीं है ना, क्योंकि वो HRD में थोड़ा अलग से हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अलावा यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी बढ़ावा देने की बात है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ विदाउट एनी ऑफेंस, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे UPSC में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पबेड में खासकर ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पबेड में पॉलिसी जो है वो एक टॉपिक है, पब्लिक पॉलिसी। तो वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है कि पब्लिक पॉलिसी इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है कि भले ही कितनी भी, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी ठीक है गवर्नमेंट की है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना वो थोड़ी सी आती है चीज़ों में। ठीक है, जैसे अभी राइट विंग पार्टी है तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल जेन्युइन एग्जाम्पल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, बोलने में भी कोई बुराई नहीं है और कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो सब होता है। ठीक है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन जो है वो अगर लेफ्ट विंग की पार्टी पावर में होगी तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, और अगर राइट विंग की पार्टी पावर में होगी तो प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी है, कोई इसमें कोई किसी की बुराई नहीं है, कोई किसी की कुछ नहीं है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और हर जगह ये चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि ये जो चीज़ है ये एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि हमारे यहाँ अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको पॉलिसी में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल कोई यहाँ पे भावों को जज्बाती नहीं होगा कि आप ऐसा बोल रहे हो या कुछ भी, वो मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, उसमें कोई वो नहीं है। बस मैं एक ये आप एग्जाम्पल एक सब्सटेंशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रूव, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल पॉलिसी है। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पबेड में आ चुके हैं, और ऐसा देखा जाता है पबेड वाले क्वेश्चन 1-2 साल बाद GS में भी, GS2 वगैरह में आ जाते हैं। सीक्रेट बात याद रखना इस चीज़ को कि कहीं ऐसा क्वेश्चन कोई आता है कि पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल भी रहती है, पॉलिटिकल डायमेंशन होते हैं ऐसा कुछ, तो यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स विदाउट एनी ऑफेंस। ओके, सो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे फोकस क्या है, लिटरेचर है, साइंटिफिक वोकैबुलरी, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ों कुछ ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इवन लिखा हुआ है टू प्रमोट द रिच हेरिटेज कल्चर एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर वगैरह भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा लैंग्वेज फैकल्टी, रिसर्च ऑन लैंग्वेज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात है। तो GS पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस लाइट में क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह में कोई मेंस में क्वेश्चन पूछ दें, या फिर प्री में भी पूछेंगे। प्री में तो वैसे ही लिटरेचर और ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, सो आपको ये थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना है इस बैकड्रॉप में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये यहाँ पे बात हुई थी पहले भी जब ड्राफ्ट आया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाया जाएगा। ये जो ट्रांसलेशन है, जो मतलब अभी क्या है, अभी देखो आप देखोगे अगर गूगल पे सर्च करोगे या कुछ भी करोगे, जो डेटा है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में डेटा बहुत कम अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि जो ग्लोबल आउटरीच वगैरह है वो नहीं हो पाती है, और फिर उसी हिंदी वाले मटेरियल को जब कोई USA और डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुछ बना दिया जाता है तो फिर हम फिर कहते हैं अरे ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन वही है कि हमारा जो है वो सब लोकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो ट्रांसलेशन वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ताकि इन चीज़ों को बढ़ावा मिले कि इंडिया की जो कल्चरल चीज़ें हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखोगे अगर आर्ट एंड कल्चर में, तो इंडिया में बहुत सारा साइंटिफिक जो है एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो सर्जरी हो तो चरक संहिता और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक है, कल्चर के अंदर साइंस एंड कल्चर और वो सारी मिक्स। ठीक है, तो वो आप यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड ये सब चीज़ें, ये सी चीज़ें हैं, आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अभी हमने देखा भी था टेक्नोलॉजी फोरम को, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और भी इसी तरीके की चीज़ें हैं। इवन नीति आयोग का एम, अटल इनोवेशन मिशन और ये सारी चीज़ें तो पैरेलल में चल ही रही हैं। तो उसी लाइट में आप इन चीज़ों को भी अपने आंसर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है,
टेक्नोलॉजी का यूज होगा, चाहे वो आपकी एजुकेशनल प्लानिंग हो, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो, और रेगुलेशन हो, जो हमने देखा था ना सेल्फ डिस्क्लोजर, वो भी टेक्नोलॉजी में आ गया था। तो आप यहाँ पे देखोगे ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी है तो वो हायर एजुकेशन में कोई कंपोनेंट पढ़ चुके हैं तो उसमें वो पैरेलल में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा डिसएडवांटेज ग्रुप को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है। डिसएडवांटेज ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप, ओके। सो ये चीज़ें हैं। और दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में अगर जानकारी है, तो प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है, जो सुगम भारत अभियान जो है, उसमें बेसिकली यही कंपोनेंट हैं कि एक्सेस होनी चाहिए दिव्यांग जन को। पहला जो कंपोनेंट है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें है, और तीसरा है कि आईसीटी, ठीक है। उसमें 3 पिलर हैं। तीसरा पिलर यही बात करता है कि जो दिव्यांग जन हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी और स्पेशल कैपेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी नहीं बोलते हैं उसको, पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज जो हैं पीपल, उनके लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स इन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में है। एक्सेसिबल बेसिकली मीन्स एक्सेस टू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और एक्सेस टू थर्ड थिंग इज आईसीटी बेस्ड थिंग्स, और ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इवन आरोग्य सेतु ऐप जब आया था तो वहाँ पर भी बात हुई थी कि इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो डिसेबल्ड पीपल के उनके लिए यहाँ पर नहीं है। तो इसमें बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, वहाँ पर बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वगैरह से कि यार ऐसे कैसे काम कर रहे हो, इसको थोड़ा इनकॉर्पोरेट करो, अपडेट करो इसको प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और वो चीज़ें यहाँ पॉलिसी में भी हैं। ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए, वर्चुअल लैब बनाई जाए, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बोला ना चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन में भी तो आ चुकी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा डिजिटली इक्विपिंग स्कूल ये टेस्टिंग लैब वगैरह जो हम देखते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, जो अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का भी इनिशिएटिव है, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को मिक्स करके, अगर क्वेश्चन आता है कि स्कूल लेवल पर टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो आप नीति आयोग के इनिशिएटिव के साथ ये वाली पॉलिसी भी यूज कर सकते हो एक पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। अब आ जाते हैं, हायर एजुकेशन हो गया, अब छोटे लेवल पे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ में बाद में दे रखा है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सुन रहे हो तो उम्मीद है कि आप पूरा सुनोगे। तो यहाँ पर क्या है, स्कूल एजुकेशन में पहली पॉइंट है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात है। देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो कि अभी हमारे कंट्री में 6 से लेके 14 साल तक के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इसको राइट टू एजुकेशन दिया गया था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करके राइट टू एजुकेशन दे दिया गया। और जब ये सब किया गया तो डीपीएसपी जो है वो वहाँ पे कर दी गई कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, जो 6 से कम के बच्चों के लिए है, वो डीपीएसपी कर दी गई। अब उस डीपीएसपी को भी यहाँ पे एक तरीके का फोकस एरिया लाया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि वेदर इट इज़ आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ईजी कर दिया, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चे, जो मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर जो भी है, कि अभी क्या है प्री प्राइमरी लेवल पर चीज़ें नहीं होती, तो प्री प्राइमरी लेवल को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को यहाँ पे एक तरीके का बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात हो रही है। उनको जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाना। अभी तक क्या होता है, 6 से 14 साल तक, 6 जब आती है ना, प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन है, ठीक है, प्री प्राइमरी पे नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे 5+3+3+4 करिकुलम, दैट ऑल्सो ये जो शुरुआत है वो 3 साल से हो जाएगी, बच्चे की जो 3 साल है। मतलब क्लास वाइज देखो तो LKG से, मतलब जो नर्सरी है वो 3 साल पे यहाँ पे बात हो रही है। मतलब 3 to 6 जो है,
3 to 6 ईयर्स ऑफ एज, उस पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी 6 से 14 पे फोकस किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं कि 3 से 6 की उम्र में बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, तो अभी उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया जा रहा है अपनी एजुकेशन में। तो इस वजह से 3 से 6 पर यहाँ पे बात हो रही है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को यहाँ पे फोकस में लिया जा रहा है, ताकि बच्चों को लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जा सके, स्ट्रेंथन की जा सके उनको फैसिलिटीज़ वगैरह, और डेवलप किया जा सके न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपको पता होगा, जैसे जो हमारे एनजीओज हैं, जैसे प्रथम एनजीओ है, एक प्रथम एनजीओ आपने सुना होगा, वो उसका बहुत पॉपुलर एक सर्वे आता है जिसको बोलते हैं एसर सर्वे, एनुअल सर्वे ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, ASER, एसर, ठीक है। तो ये जो सर्वे वगैरह हैं यहाँ पे हुए हैं, और इन एनजीओ वगैरह ने ये हाईलाइट किया है कि 5th क्लास के बच्चे को 4th क्लास की, 3rd क्लास की, 2nd क्लास की वो जो वोकेबुलरी है वो नहीं आती है, या उसके अलावा जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो नहीं आती है। तो इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को यहाँ पे नेशनल मिशन, एक मिशन मोड में इन चीज़ों को करने की बात हो रही है। इसके अलावा अभी तक जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, ये सबसे पॉपुलर है। अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी होगी, देखी होगी, कोई भी पोस्ट देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि 10+2 को हटा के 5+3+3+4 कर दिया गया है। इट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर मतलब नर्सरी, LKG, जो मतलब जो आपके किंडरगार्टन होते हैं, LKG, UKG और 1st, 2nd, 3rd, ये आपके 5 हो गए। इसके अलावा 4th, 5th और 6th ये आपके 3 हो गए, 5+3। देन 7th, 4, 5, 6, देन 7th, 8th और सॉरी ये यहाँ पे 2 तक रहेगा, और ये 3, 4, 5 रहेगा, और ये 6, 7, 8 रहेगा। 5 हो गया ये, 3 हो गया ये, 3 हो गया ये, और लास्ट में 5 जो है वो आपका 9 to 12, 4 जो है वो 9 to 12। तो इस तरीके का होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं, इनको एक तरीके का वो बना दिया गया है कि ये एक तरीके के रेलवे स्टेशन है, 5 के बाद कुछ चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे 6th की जब एंट्री होगी, 6th क्लास की, 6th में जब 6, 7, 8th में एंट्री होगी, तो 6th में यहाँ पे वोकेशनल लर्निंग और कोडिंग वगैरह का प्रोविज़न कर दिया गया। और 9th में जो है उसके बाद आपको स्ट्रीम सिस्टम जो था वो अब ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो रिजिड सेपरेशन खत्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10+2 चला गया है, 5+3+3+4 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल वगैरह को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, जो अभी होता है ना कि 11th 10th के बाद बच्चे को एक अलग से बच्चे को गूगल सर्च करना पड़ता है आज के टाइम में कि आर्ट लें, साइंस लें, क्या अपॉर्चुनिटी है। और अगर हो सकता है उस टाइम पर अगर डिसीजन कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो किसी ने अपने दोस्तों की वजह से साइंस ले ली, लेकिन उसका जो एप्टीट्यूड था वो आर्ट्स में था, ठीक है, उसे खुद को तो यूपीएससी करना था, लेकिन दोस्त जो थे 10th वाले वो साइंस ले रहे थे, तो बचपन में ले लिया, ठीक है, या पेरेंट्स ने कहा तो ले लिया, या कुछ भी रीज़न है। अब बाद में उसे याद आ रहा है, जैसे हमने अभी देखा था ना हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, तो वो चीज़ें भी समझ सकते हो कि अभी क्या है, शुरुआत से चीज़ें करनी पड़ती हैं, पहले सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हायर एजुकेशन में भी दी गई है, और जो शुरुआती चीज़ें हैं वहाँ पर भी दी गई है। नो रिजिड सेपरेशन, ठीक है, यानी कुछ भी लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर फिजिक्स ले ली है, पीसीबी ले ली है, बायो ले ली है तो मैथ नहीं पढ़ सकते, या अगर मैथ्स ले रहे हो तो जो यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अब नहीं रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। आप समझ सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात है, और जो यहाँ पे KGBV होते हैं, ठीक है, ये जो विद्यालय होते हैं, ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, आई गेस ये उसी की बात है। तो KGBV अप टू ग्रेड 12 यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही चीज़ है। सो एक बार इसको कंफर्म कर लेना, बिकॉज आई एम
लिटिल यू कैन से, आई एम नॉट श्योर, परफेक्टली 100% श्योर नहीं हूँ, बट 99% ये क्या कस्तूरबा गांधी विद्यालय ही हैं, ठीक है, बालिका विद्यालय। ओके, इसके अलावा रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, तो ये सारी चीज़ें, अभी करिकुलम है, अब उसको कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाएगा, और वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, मैंने बता दिया है कि 6th क्लास से ये हो रहा है। इसके अलावा और क्या मेजर रिफॉर्म्स हैं, न्यू यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा स्कूल टीचर्स के लिए, ऑडिट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड के लिए, तो पूरा फ्रेमवर्क भी यहाँ पे चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग मेरे को अलग से भी पूछ रहे थे कि क्या ऐसा भी है, क्या फ्रेमवर्क भी चेंज होगा, क्या सिलेबस भी चेंज होगा, तो यस, यहाँ पे न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात भी हो रही है फॉर दिस थिंग। इसके अलावा बोर्ड एग्जामिनेशन जो है, जो विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन द नॉलेज एप्लीकेशन, तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने साल भर, आपने बचपन से मेहनत करी, आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस दिन 12th का एग्ज़ाम था आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो आपकी पूरी लाइफ ऐसे मतलब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है और वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे लो किया जाएगा, और नॉलेज एप्लीकेशन का यूज़ होगा। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, होम लैंग्वेज और ये मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी है ग्रेड 5 तक, और अगर हो सके तो 8th तक मदर टंग में चीज़ें होनी हैं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब वो इंग्लिश वो नहीं, हिंदी, होम और रीजनल, ठीक है। अब रीजनल ही अगर इंग्लिश है तो कोई नहीं, बट स्टिल यहाँ पे मदर टंग और इनकी बात हो रही है। 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अभी क्या होता है प्रोग्रेस कार्ड में, नहीं वो जो आपने देखा होगा कि ए दे दिया जाता है, वो टीचर दे देता है कुछ भी, A+, B-, C+, A+, कुछ भी लिख दिया जाता है उसमें, ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसा बच्चा है, बिहेवियर अच्छा है और वो सब। तो अब इसको 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के बाद जब आईएएस बन जाते हो ना, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ये 360 डिग्री अप्रेजल लेकर आई थी, 720 डिग्री अप्रेजल लेकर आई थी गवर्नमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपके सीनियर आपको नहीं बताएंगे कि आपके मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस सिर्फ सीनियर से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ, हो सकता है सीनियर आपसे दुश्मनी हो, कुछ हो गया हो, बहस हो गई, तो वो आपको गलत रेटिंग भी दे सकता है। ऐसे ही टीचर भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी टीचर से आपका कुछ हो गया हो, ठीक है, कुछ भी कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि टीचर ने गलत जज कर दिया हो या कुछ ऐसे ही कुछ हुआ ही नहीं है, बट स्टिल A+ दे दिया, A- दे दिया, ऐसे बिना किसी बात के। तो वो चीज़ें यहाँ पे चेंज की जाएंगी। 360 डिग्री हॉलिस्टिक होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो हम तो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके दोस्तों से पूछा जाएगा ये बच्चा कैसा है, ठीक है, ये इसके बारे में आप क्या सोचते हो। टीचर से भी पूछा जाएगा, और ऑब्वियसली टीचर जो कहेगा उसका थोड़ा सा जो इसमें करिकुलम में जो मतलब जो इसमें हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में जो कंपोनेंट होगा वो टीचर का महत्व ज़्यादा होगा, जो कह सकते हो जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होगी, उसकी जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उसका परसेंटेज है, जैसे होता है ना कि 10% कितना वेटेज इज़ द करेक्ट वर्ड, तो टीचर का वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट जो पीयर रिव्यू हैं, जो साथ के लोग हैं, जूनियर्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, सभी से पूछा जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है। तो जो गवर्नमेंट ने 360 डिग्री अप्रेजल आईएएस ऑफिसर्स के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए लाया था, वो कहाँ पर लाया जा रहा है, एजुकेशन में। तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत ही बड़ी चीज़। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे, इसका नाम होगा पराख, ठीक है, पराख, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पारेख बोलें, पराग बोलें, व्हाटएवर, तो आप याद रखिए नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, कि आपने सीखा क्या, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते हो बजट में आउटकम बजटिंग की बात होने लगी है आजकल, तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा नेशनल NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपकी बात जो है बजट में भी हुई थी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो बेसिकली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जॉब के लिए था कि बैंकिंग, रेलवे और इतने सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं अलग अलग छांट के, तो एक ही एग्ज़ाम कराएंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे। ऐसे ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है कि यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सभी के लिए, ठीक है, सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज होंगे, जैसे मेडिकल में अब थोड़ी ना टेक्नोलॉजी मेडिकल मिक्स कर दोगे, बट स्टिल
कॉमन एग्जाम होगा, एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक सोसाइटी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 नॉट 1960। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए यहाँ तो अलग से हमारा अलग से रिश्ता है। टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST यहाँ पे लाया जा रहा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो दिक्कत क्या है एजुकेशनल सिस्टम में कि टीचर के लिए वैसे तो होना चाहिए आपका DLED BLED या जो भी है, ये इसके अलावा जो टेट एग्ज़ाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर हायर लेवल पर BEd वगैरह होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं टीचिंग के, स्पेसिफिकली टीचिंग के कोर्सेज आर अवेलेबल। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग बीटेक कर लेते हैं और टीचिंग करने लगते हैं, लोग BSc कर लेते हैं टीचिंग करने लगते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं टीचिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को देखोगे ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd देखोगे, या जो ये टेट है, सुपर टेट, सी टेट, UP टेट, एंड जो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में जो होता है पढ़ाया जाता है वो अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बाय द वे ऑफ यू कैन से जो आपका फोटोग्राफिक लर्निंग है या स्टोरी टेलिंग के थ्रू है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे लाया जाए बच्चों के अंदर, उस वे में पढ़ाया जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक दिक्कत तो ये है कि कोई भी बीटेक करके पढ़ाने लगता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि बीटेक करा, UPSC की तैयारी करी, फिर वो UPSC का पढ़ लिया और वो पढ़ाने लगा। ओके, सो उसमें क्या होता है, फिर वो रोट लर्निंग कराने लगते हैं, बिकॉज वो चीज़ को उन्होंने थोड़ी ना, बीटेक में थोड़ी ना पढ़ाया जाता कि फोटोग्राफिक लर्निंग बच्चों में कैसे डेवलप कराएं, वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना। सो इन चीज़ों की वजह से दिक्कत आती है। और दूसरी दिक्कत ये है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन और इन सब चीज़ों में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, वहाँ बच्चे सीरियस नहीं है, वहाँ बिल्कुल एकदम से मतलब उनका स्टैंडर्ड उस तरीके का नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है। और तीसरी दिक्कत ये कह सकते हो कि कोई ऐसा प्रोफेशन टीचर नहीं बनना चाहता, कुछ बहुत कम होंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा सोसाइटी में इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, टीचर हो तो कोई पूछता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। तो टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात है, जो ऑलरेडी BEd वगैरह कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनकी भी चीज़ें टफ होंगी, और जो बच्चे दूसरे हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं बिना स्टैंडर्ड्स के, तो वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएंगे। बुक प्रमोशन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ कमेटी की ऑफिशियल PDF जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कमेटी के मेंबर्स और उनके मोबाइल नंबर भी हैं। तो अगर आप, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर सारे कमेटी के जो हैं वो नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा धन्यवाद मिल रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ये यहाँ पे आउटकम ऑफ NEP, क्या आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो ये आउटकम्स क्या टारगेट रखे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, एनालिसिस पार्ट नहीं है, ठीक है। 2030 तक 100% GER लाना है प्री स्कूल लेवल पर, या हमने जो स्कूल एजुकेशन पढ़ा है उसी में एक पॉइंट ये लिख सकते हो, इसके अलावा बाकी जो पॉइंट हैं ऐसे ही मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप ये यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पावर यू कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और अगर कोई भी किसी पॉइंट में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो दिस इज इट फॉर द डे। वीडियो हो गया है काफ़ी अच्छा खासा बड़ा, और काफ़ी अच्छे से हॉलिस्टिकली हमने स्कूल एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात हो, या फिर आपका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो, या फिर आपका करिकुलम और पेडागोजी में 5+3+3+4 का प्रोविज़न हो, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। और जो भी
इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ पॉलिसी आई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें होंगी जो गवर्नमेंट ने मिस करी होंगी, या कुछ ऐसा होगा जो गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा, जिस पर डिबेट चलेगी आगे आने वाले दिनों में। तो उसके लिए आप द हिंदू या कोई भी आप एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, उनको आप देख सकते हो, बिकॉज अभी ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। अभी दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, हर प्रोविज़न का क्रिटिकल एनालिसिस आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिलता रहेगा, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, और उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन या चीज़ें आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है आगे आने वाले एग्जाम्स में। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द डे। मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने कोशिश की है कि सिर्फ डिसेबिलिटी वाली दिव्यांग फ्रेंडली चीज़ ना बताऊं, दिव्यांग फ्रेंडली वाली के साथ साथ मैं आपको प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बताऊं, सिर्फ टीचर टेक्नोलॉजी फोरम ना बताऊं, साथ में आपको नीति आयोग के मिशन भी बताए हुए हैं। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि सिर्फ आपको लैंग्वेज और जो ट्रांसलेशन सिर्फ एक लाइन लिखी है उसको ना बताऊं, उसका रेलिवेंस बताऊं एग्जाम्पल के साथ। सिर्फ आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ये ना बताऊं कि 50% करना है बाई 2030 और 2035 वॉट एवर, लेकिन मैंने कोशिश की है मैं आपको साथ में ये भी बताऊं कि अभी की जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है उसमें कितना है, 26.3% है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको हर चीज़ यहाँ पे लिंक करने की कोशिश की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या टारगेट्स हैं एजुकेशन हेल्थ के, बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और चाहो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।